फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज का आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मतलब है बेटा इसका कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, अगर उस दिन हमारे पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व गिवन हो या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस गिवन हो तो उनका क्या किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं बच्चों या रिजर्व्स होते हैं, ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखे मिलते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, तो लायबिलिटी साइड पे क्यों? क्योंकि ये अमाउंट हमने ओनर्स का देना होता है। ठीक है, तो इंटरनल लायबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट होती है इनकी, तो इनको आपने इसीलिए लायबिलिटी साइड पे लिखा होता है, राइट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आपको मिलेंगी एसेट साइड पे। तो अब हमने इस टॉपिक पे ये सीखना है कि जिस दिन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अगर इनमें से कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ हो तो उसका क्या करना है, और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दे रखी हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो चलिए सीखते हैं फिर इस पॉइंट को एक एग्जांपल के साथ। मान लो आपके पास दो पार्टनर है बच्चों, ए और बी। इनका रेशियो है 3:2। ठीक है, 31 मार्च 2025 को ये बैलेंस शीट गिवन है आपकी, और P&L दे रखा था आपके पास 30,000। P&L का बैलेंस कितना था हमारे पास? 3,000। आज इन्होंने चेंज कर लिया रेशियो, 1 अप्रैल 2025 को मान लो 1:1 कर लिया, और इस दिन हमारे पास P&L का बैलेंस क्या था? 30,000। तो अब इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है आपने, बस ये सीखना है। ये पुराने प्रॉफिट होते हैं बच्चों, जिस दिन आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उससे पहले के प्रॉफिट है। हो सकता है 2024 के हो, 2023 के हो, 22 के हो। ये पिछले सालों के प्रॉफिट होते हैं जो अभी तक फार्म ने अर्न तो कर लिए थे पिछले सालों में, लेकिन आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, बचा के रखे हुए थे फ्यूचर के लिए। रिजर्व का मतलब तो आप समझते हो, रिजर्व क्या होता है? जब आप प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हो, उसी को तो रिजर्व बोलते हैं ना। तो ये होते हैं पुराने प्रॉफिट सारे के सारे। ये दो तो आपके जनरल है देखो, और ये दो स्पेशल होते हैं। स्पेशल का मतलब समझते हो ना, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हो। जैसे ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए फैक्ट्री में, कंपनी में काम करते टाइम, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है, और इसका यूज सिर्फ इसी काम में होगा, वर्कर को कंपनसेट करने में, और किसी काम में इसका इस्तेमाल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये किस लिए बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट के जो रेट होते हैं ना बच्चों, अप डाउन होते रहते हैं। जैसे आपने मान लो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब शेयर्स के प्राइसेस का क्या भरोसा है, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, है ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कम हो गई तो वो आपके लिए नुकसान है। उस नुकसान को कवर करने के लिए ये रिजर्व तैयार किया जाता है, और इसका यूज सिर्फ इसी काम में होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे हुई लॉस को कवर करने के लिए। तो ये आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व दे रखी है, राइट। अब इस क्वेश्चन में मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ एक P&L का बैलेंस था 30,000 में, और कोई नहीं, 30,000 P&L का बैलेंस है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है? इसके बारे में ना पार्टनर को डिसाइड करना पड़ेगा, ए और बी को डिसाइड करना होगा कि जिस दिन हम रेशियो चेंज कर रहे हैं इन पुराने वाले प्रॉफिट्स का क्या करें हम। तो हो सकता है, देखो वो दो डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है वो ये डिसाइड कर ले कि इस प्रॉफिट को, पुराने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है वो ये डिसाइड कर ले कि अभी जिस दिन हम रेशियो चेंज कर रहे हैं उस दिन हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे फ्यूचर में, आज नहीं करेंगे। तो हो सकता है वो ये डिसाइड कर ले कि डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, हो सकता है वो ये डिसाइड कर ले कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो आपको ये देखना है कि पार्टनर ने डिसीजन लिया क्या है। तो चलिए मान लेता हूं मैं कि पार्टनर ने क्या डिसाइड किया? पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो कैसे करोगे आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट? एंट्री रहेगी आपकी P&L अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये आपकी एंट्री पास हो जाती है। पी एंड एल को डेबिट क्यों किया जाता है बच्चों? देखो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है। और आपने 11th स्टैंडर्ड में ना प्रॉफिट्स के और इनकम के रूल याद किए होंगे कि जब भी आपकी प्रॉफिट या इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, और जब ये डिक्रीज होगी तो डेबिट करना है। तो वही रूल तो हमने यहाँ फॉलो किया। यहाँ देखो जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स तो खत्म हो रहे हैं, तो इसीलिए आप पी एंड एल को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है। और कैपिटल अकाउंट का भी रूल यही था कि कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। प्रॉफिट बांटने से हमेशा कैपिटल बढ़ती है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो चलिए सीखिए एक बार फिर से कि जब भी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे एंट्री रहेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कौन से रेशो में प्रॉफिट को बांटोगे? भला रेशो तो 2 दे रखे हैं, तो आपने हमेशा ओल्ड रेशो में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट है। जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है उससे पहले के प्रॉफिट है, इसीलिए आप इन्हें ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो क्या जो एंट्री पास होगी? देखो अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की यहाँ 2 पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3 2 में, 18,000 और 12,000। इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अब चाहे कोई भी प्रॉफिट हो, चाहे पी एंड एल का बैलेंस हो, चाहे जनरल रिजर्व का बैलेंस हो, या WCR हो या IFR हो, आपने उसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर इसकी जगह जनरल रिजर्व होता तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी कैपिटल हो जाता। रिजर्व फंड लिखा होता तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल हो जाता, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अब हम देखेंगे। देखो यहाँ पे तो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, देखो तो इसको मिल रहे हैं 18,000 और इसको मिल रहे हैं 12,000। ए को कितने मिल रहे हैं बच्चों? 18,000 और बी को कितने मिल रहे हैं? 12,000। मान लो ये आज ये डिसाइड कर लें कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, पी एंड एल बचा के रखना है फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में फिर कभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद। उस दिन ना ये रेशो चल रहा होगा, नया रेशो, नए वाला 1:1 में। तो फ्यूचर में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तो 15,000 इसको मिल जाएंगे, फ्यूचर में 15 इसको मिल जाएंगे। तो इसको तो देखो फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है इसको, तो बी को अगर अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 12,000 रुपए मिल रहे हैं इसे, और अगर अभी डिस्ट्रीब्यूट ना करें फ्यूचर में करें तो 15 मिलेंगे। तो ये तो कहेगा फ्यूचर में कर लेना डिस्ट्रीब्यूट। और इसको देखो, ए को अगर अभी डिस्ट्रीब्यूट करें तो 18 मिलते हैं, 18,000, फ्यूचर में करोगे तो 15 मिलेंगे। तो इसको तो 3,000 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। जितना इसको गेन हो रहा है उतना ही इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। ए कहेगा कि भाई मेरे को तो फ्यूचर में नुकसान होगा ना, और ये कहेगा कि फ्यूचर में बांट लेना। तो दोनों की बात कैसे सेट होगी यहाँ पे? तो एक ही तरीका है कैसे सेट करना है कि बी से अमाउंट लेकर के 3,000 रुपीज, और वो किसको दे दिए जाएंगे? ए को दे दिए जाएंगे। तो इससे ना किसी को फायदा हो रहा है ना फिर किसी को नुकसान। तो इसका मतलब ये होगा, तो फिर इस एंट्री की जगह क्या जनरल एंट्री पास होगी? अगर पार्टनर ने डिसाइड किया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो मैं लिख रहा हूं व्हेन partners decided not to distribute the profits and reserves। अब की बार पार्टनर ने डिसाइड किया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो एंट्री रहेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
गेनिंग पार्टनर से पैसे लेकर के और किसको दिए जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन था बना, इसको गेन हो रहा है देखो 3000 का, तो बी से पैसे लेकर के किसको दिए जाएंगे, ए को दिए जाएंगे। तो एंट्री होगी यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए, तो एंट्री होगी बी डेबिट टू ए। इस तरीके से आपको जनरल एंट्री जो है वो पास करनी है किसी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की। तो बस आपने यही देखना है कि पार्टनर ने इनके बारे में डिसीजन क्या लिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो एंट्री रहेगी P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, प्रॉफिट जो है वो बांट दिए जाएंगे और प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट को बनाए रखना है, उनकी बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी, एज इट इज उनको रखना है, तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं एक और। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, देखो रेशियो है 3:1। अब इन्होंने चेंज कर लिया, रेशियो इक्वल कर लिया 1:1:1, और इस दिन हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन था 360। अब पार्टनर ने ये डिसाइड करना है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है ना। और पहला केस क्या लिखा हुआ है मैंने कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, खत्म किया जाए, रिजर्व को अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया जाए। तो क्या जनरल एंट्री पास होगी इसकी, देखो जब पार्टनर ने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, फर्स्ट केस। तो मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूं इसकी, केस नंबर 1 की एंट्री रहेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,60,000 का हमारे पास जनरल रिजर्व है और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। 360 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:1 के रेशियो में, तो 3:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, देखो किसका शेयर, 180 इसका शेयर आएगा, 120 इसका शेयर, और 60,000 जो है वो जेड को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जनरल रिजर्व को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दोगे। जनरल रिजर्व आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इनकी कैपिटल में जुड़ जाएगा और बैलेंस शीट में से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये जनरल रिजर्व। और दूसरा केस है बच्चों कि अगर पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको बैलेंस शीट में यूं का यूं दिखाना है आपने 3,60,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर ये एंट्री पास नहीं होगी आपकी। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि रेशियो चेंज होने पे किसको गेन हो रहा है और किसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, यानी कौन गेनिंग पार्टनर है और कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो चलिए देखते हैं कि गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है। फॉर्मूला यूज करो सैक्रिफाइस या गेन का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ये एक्स वाई और जेड है। ओल्ड रेशियो देखो 3/6, 2/6 और 1/6 है, माइनस न्यू रेशियो इक्वल 1/3, 1/3, 1/3। तो 6 इसका एलसीएम हो गया, यहाँ पे आ गया 3 - 2 1/6, इसका एलसीएम 6 हो गया, यहाँ पे 2 - 2 0, इसका एलसीएम देखो यहाँ पे 6 हो गया बच्चों, तो 1 - 2 माइनस का 1/6। तो ये हो गया आपका गेनिंग पार्टनर और ये हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब क्या एंट्री पास होगी जनरल रिजर्व के अमाउंट की, ये एंट्री नहीं होगी अब की बार, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अब एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी जेड से अमाउंट लेकर के किसको दे दिया जाएगा, एक्स को दे दिया जाएगा, और एंट्री होगी आपकी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से ये एंट्री आप पास कर दोगे, जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट।
तो जेड को कितने से डेबिट किया जाएगा, देखो 1/6 है इसका गेन, तो 3,60,000 का 1/6 कर लेंगे हम, 60,000 का अमाउंट इससे लेकर के और एक्स को दे दिया जाएगा। तो ये आपकी एंट्री जो है वो पास हो जाएगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आपने यही देखना होता है कि रिजर्व के बारे में पार्टनर ने डिसाइड क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है आमतौर पे, अगर मेंशन ना हो तो आप डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर दीजिएगा, राइट। अब बात करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की, इनकी ट्रीटमेंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है ये WCR और IFR का, तो इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के बारे में पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं। ये भी सेम पॉइंट है, हो सकता है पार्टनर ये डिसाइड कर ले कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को बांट लिया जाए, और हो सकता है वो डिसाइड कर ले कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को अभी नहीं बांटना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके इसका भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, देखो कि ABC 3 पार्टनर थे, रेशियो था 3:1। अब इन्होंने न्यू रेशियो बना लिया 1:1:1, चेंज कर लिया इन्होंने रेशियो, और P&L का बैलेंस था हमारे पास डेबिट बैलेंस 30,000। ये डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बच्चों लॉस, ये आपको एसेट साइड में लिखा मिलेगा। तो अगर P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो हमने इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते टाइम। तो आपने वही देखना है कि पार्टनर ने क्या डिसाइड किया। पहला केस है जब पार्टनर ने डिसाइड किया कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री पास होगी, देखो मैं यहां कर रहा हूं, when they decided to distribute the loss, when they decided to distribute the loss, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे पार्टनर के नाम क्या है, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री आपकी पास हो जाती है लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। कितनी लॉस थी हमारी, 30,000 की लॉस थी, और आपका रेशियो क्या था, ओल्ड वाला 3:1, तो आपने इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 15,000, 10,000 और 5,000। अब मेन पॉइंट ये आता है कि इनको डेबिट क्यों किया गया है। तो जब भी आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हो बच्चों, तो याद रखो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, और कैपिटल अकाउंट का रूल होता है कि कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो यहाँ पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है लॉस बांटने से, इसीलिए उसे डेबिट करते हैं, ठीक है ना। और P&L जो है वो आपका क्यों क्रेडिट होता है, ये लॉस थी हमारी, लॉस हमेशा देखो डेबिट होती है, राइट। और जब आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो लॉस खत्म हो रही है, अब लॉस खत्म हो रही है तो उसका अकाउंट बंद करना है, उसे क्रेडिट करके, ठीक है बच्चों। और दूसरा केस है जब पार्टनर ने डिसाइड किया कि लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट एवरी बार, तो इसकी एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उल्टी एंट्री है ये, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, ये प्रॉफिट से उल्टी एंट्री है। प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे तो एंट्री थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अब उल्टी है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब यहाँ पे किसको सैक्रिफाइस करना पड़ा और किसको गेन करना पड़ा वो देखते हैं फिर हम। सैक्रिफाइस या गेन कैसे निकालते हैं बच्चों, सैक्रिफाइस या गेन फॉर्मूला वही लिखना है आपने, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब देखो A और B का, A B और C का, A का 3/6, 2/6, 1/6, ये ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। 6 एलसीएम हो गया बच्चों यहाँ पे 1 - 2 माइनस का 1/6, ये गेनिंग पार्टनर है, इसका सेम है 6 एलसीएम, यहाँ पे हो गया देखो 3 - 2 1/6, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है ना। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, यानी A को करना है डेबिट और C को करना है क्रेडिट। तो एंट्री होगी A कैपिटल अकाउंट डेबिट
सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो जब भी आप ये फैसला करोगे कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, P&L के डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो एंट्री होगी आपकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो A डेबिट टू C। तो 1/6 की क्या कीमत रहेगी? देखो 30,000 का 1/6 कर लीजिए आप, 5,000 से ये एंट्री जो है वो आपकी पास हो जाएगी। तो ये आपके पास पॉइंट हो गया बच्चों कि अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे एंट्री पास होगी, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हो तो ये एंट्री पास होगी। ठीक है ना? तो दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया कि क्या ट्रीटमेंट रहती है आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की। तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। राइट, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बाय बाय।